Hello student, welcome you all on my YouTube channel Maths by पवन बनौट। So guys, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशो। So रेशो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशो क्या है और हम रेशो का यूज़ कब और क्यों करते हैं। क्लियर? So अब देखो रेशो बेसिकली क्या है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करता हूँ। रेशो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि जैसे कोई दो नंबर, कम से कम दो नंबर और दो से ज़्यादा कोई नंबर हैं, उनको कंपेयर करना आपस में और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म उनको लिखनी। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नंबर है 15, 20 देन 30। अब मैंने इनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, अब रेशो इनकी मैं कैसे निकालूंगा? रेशो का मीनिंग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स की टू और मोर देन टू नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना और वो क्या होगा, उनकी रेशो होगी नंबर्स की। क्लियर? तो अब देखिए 15, 20 और 30 की रेशो क्या होगी। रेशो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कम से कम ये पता होगा कि रेशो निकालते कैसे हैं। अगर नहीं भी पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। रेशो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, 15, 20, 30। अब देखो इनको फैक्टराइज करो। ठीक है, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, और 20 क्या होता है 4 इंटू 5, 30 क्या होता है 5 इंटू 6, 10 इंटू 3 भी होता है। बट मैंने देखना है कि इनमें से इनका हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन है इन तीनों में, ठीक है, उनको मैंने कट करना होता है। क्लियर? अब देखो इन सभी में 5, 5, 5 कॉमन है, तो इनमें से मैं 5 को अगर मैं कट करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो 15, 20 और 30 तीन नंबर थे मेरे पास, उनकी रेशो क्या निकल के मेरे पास आई, 3:4:6। तो भाई होप करता हूं कि आपको रेशो का बेसिक पता चल गया होगा कि रेशो क्या होता है। जो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बोली थी उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक था। क्लियर? ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हाँ एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो किसी को अगर मैं फास्ट लग रहा हूँ तो आप YouTube पे ऑप्शन होती है, आप मुझे स्लो कर सकते हो वहां पे। ठीक है, आप अपनी वीडियो को स्लो कर लेना। अगर किसी को मैं स्लो लग रहा हूँ कि मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी को लेके चलना है। क्लियर? तो आप फास्ट भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो स्टूडेंट सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए कि मेरे पास a/b की वैल्यू है 2:3। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको दे रखा है a/b 2:3, इट मींस कि भाई a की कोई भी क्वांटिटी थी, ठीक है, उसमें से a के कितने पार्ट थे, a के पार्ट थे 2 पार्ट से, और b के स्टूडेंट कितने पार्ट्स होंगे, b के पार्ट्स होंगे 3 पार्ट्स। क्लियर? और मैं लिखना चाहूं कि a एक्चुअल में क्या था, तो हम लिख सकते हैं कि a 2x था और b क्या था स्टूडेंट 3x था। क्लियर? क्योंकि कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन होगा, जैसे 2x और 3x ये नंबर थे, इनको मैंने रेशियो निकाली थी, तो मैंने जो इनका कॉमन फैक्टर होगा उसको मैंने कट किया होगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आया होगा 2:3। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर a/b है 2:3 दे रखा हुआ है, इट मींस कि कोई भी जो क्वांटिटी थी, ठीक है, जिसका सम टोटल अगर 5 था, उसमें से टोटल पार्ट अगर 5 पार्ट्स टोटल थे, उसमें से a को कितने मिले 2 पार्ट और b को कितने मिले 3 पार्ट। तो अगर मैंने लिखना हो कि a की वैल्यू क्या होगी 2x और b की वैल्यू क्या होगी 3x। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल से मैं बता दूं कि जैसे उसने बोल रखा होगा आपको कि कोई भी क्वांटिटी थी 30, उसको मैंने दो बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करा। कोई मेरे पास मनी थी 30 रुपीज, मैंने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करी, और ए को मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैंने एक्चुअली ए को आउट ऑफ 30 कितने रुपीज दिए। ठीक है, ना ही मैंने आपको बी को बताया कि बी को मैंने कितने दिए, बट मैंने आपको ये बता दिया कि आउट ऑफ 30 जो मैंने ए बी को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, उसकी मैंने आपको रेशियो बता दी कि रेशियो क्या है भाई 2:3। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि
कि आउट ऑफ 30 ए को कितने मिले होंगे और बी को कितने मिले होंगे। सो वेरी इजी, अगर आपको ये पता चल चुका है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आउट ऑफ 30 ए को कितने मिले होंगे और बी को कितने मिले होंगे। क्लियर? मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमें पता है कि ए को भाई 2 पार्ट थे, बी को भाई 3 पार्ट थे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए को 2x और बी को 3x। सो 2x ए को और बी को भाई कितने 3x। हमें पता है ए बी टोटल को कितने मिले थे 30। सो 2x प्लस 3x कितने हो गए भाई 30। सो 5x इक्वल्स टू 30। सो x इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 6। अगर x की वैल्यू 6 है सो वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर? सो हमें पता कि a की वैल्यू थी 2x और b की वैल्यू थी 3x। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो a की वैल्यू थी 2x, सो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया 12। सो वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। सो 3x, सो 3 इंटू 6 इक्वल टू 80। सो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। क्लियर? सो वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b थ्रू दिस मेथड, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया। क्लियर? सो इसको नोट डाउन करिए। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। गाइस आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। एक बात और बच्चों में क्लियर कर दूं, एक्चुअली अगर मैं रेशो की बात करूं तो कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल वगैरह, ठीक है। अगर मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन रेशो का कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। सो रेशो का यूज कहां पे होता है कि रेशो को सीखना क्यों जरूरी है, बिकॉज जो हमारे टॉपिक अभी अपकमिंग में सारे आपको करवाऊंगा, जैसे एवरेजेस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, देन नेक्स्ट टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, तो उनमें रेशो काफी यूज होगा। सो बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्ड करने होंगे, तभी आप फाइनली जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं हमारे अरिथमेटिक के, तो उनमें आप इसको लगा पाओगे। क्लियर? होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। ए रेशो बी दे रखा था 2:3। अभी तक देखिए हम सिंगल की बात कर रहे थे, अब मैं एक और लेके आया हूं। ए रेशो बी अगर 2:3 है, सो बी रेशो सी दे रखा है 3:4, और आपसे पूछ रहा है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, स्टूडेंट क्या होगा। क्लियर? ए बी आपको दे रखा है 2:3, बी सी आपको दे रखा है 3:4, आपसे क्या पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी बता भाई। क्लियर? अब देखिए मुझे ए बी की वैल्यू पता, मुझे बी सी की वैल्यू पता, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बी। क्लियर? अब देखिए मुझे बी को सेम करना होगा दोनों रेशो में, जो भी मुझे वैल्यू दे रखी है मुझे उनको सेम करना होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है भाई 3 है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें दोनों में क्या मिली, वैल्यू सेम मिली। तो ये तो काफी इजी हो गया। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, इस केस में मेरा आंसर होगा भाई ए की वैल्यू 2, 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 4। तो ये तो काफी इजी था। क्लियर? तो इसको कंसेप्ट 1 आप लिख लीजिए, बिल्कुल बेसिक। ए बी की वैल्यू 2, 3 थी, बी सी की वैल्यू 3, 4 थी, तो मैंने बी को कॉमन करना था, तो इसमें पहले ही बी ये भी 3 था और ये भी 3 था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी 4, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए बी अगर हमें दे रखा है 3:8 और बी सी दे रखा है हमें 4:5। स्टूडेंट देखिएगा, ए बी हमें दे रखा है 3:8, बी सी हमें दे रखा है 4:5, और मेरे से वही पूछ रहा है कि बता भी ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने बी को, इन दोनों में देखो बी कॉमन है तो मुझे बी सेम करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे है बी की वैल्यू 8 और यहां पे बी की वैल्यू क्या है 4, तो कुछ माइंड में आया कि अब इसको हम कैसे सेम कर सकते हैं दोनों को, तो बड़ा ही इजी है। क्लियर? अब देखो 8 को
मैं 4 बना सकता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये मेरा किस में बन जाएगा, फ्रैक्शन में। तो जब मैं फ्रैक्शन तोड़ूंगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो दोबारा क्या बन जाएगा, 3/8 बन जाएगा। तो वो काम बढ़ जाएगा हमारा, क्लियर। सो देखिए कि मैं 8 को 4 बना सकता था, ठीक है वो, बट मेरा क्वेश्चन क्या होना था, कॉम्प्लेक्स हो जाना था, ठीक है। और मैं यह देखो, अगर मैं 8 को 4 बना सकता हूं डिवाइड बाय 2 करके, यार क्यों ना मैं 4 को 8 बना लूं। कैसे बनाऊंगा, हमें तो पता है कि भाई 4 2 का क्या होता है भाई 8। अब देखिए 4 को मैं इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मत करना कि सिंपल आप 4 को 8 बना लो, इसको 5 रहने दो, नहीं, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करोगे और रेशो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी आगे आके बताता जाऊंगा। तो 4:5, अब ये क्या बन गया, 8:10 बन गया मेरे पास। B/C की वैल्यू क्या बन गई, 8:10। तो अब देखिए सेम, ये भी B की वैल्यू 8 है और ये भी B की वैल्यू 8 है। अब मेरा आंसर क्या होगा, अब मेरा आंसर होगा 3:8, रेशो क्या होगा स्टूडेंट, 10 होगा। तो इस केस में जब ऐसा आपको दिया होगा तो आपने किसी एक को मल्टीप्लाई कर लेना है और दूसरे वाले नंबर के साथ बिल्कुल सेम कर लेना आपने, क्लियर। तो जिसको आप सिंपल एक एलसीएम भी कह सकते हो कि भी मैंने सेम करना है, क्लियर। अब देखिए थर्ड, A/B दे रखा है, लगा लीजिए 2:3 और मुझे B/C दे रखा हुआ मुझे 4:5। तो अब भी उसने मेरे से क्या पूछा कि भी A/B/C बताओ। अब देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई मुझे B को सेम करना है। तो इसमें तो भाई पहले केस में B ऑलरेडी सेम मिल गया। सेकंड केस में क्या हुआ कि मैंने एक को मल्टीप्लाई कर लिया किसी नंबर से और दूसरे जैसे बना लिया मैंने, क्लियर। अब इसमें देखिए यार, ना ही 3 4 बन सकता है और 4 3 भी नहीं बन सकता। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में सिंपल, अभी मैं आपको वो नहीं बोलूंगा कि भी आप एलसीएम ले लेना, क्योंकि कुछ बच्चों का भी मैंने नंबर सिस्टम करवाया नहीं है तो उसमें दिक्कत आ सकती है कि मुझे एलसीएम करना नहीं आता, ठीक है, बट इट्स वेरी इजी। तो आपने सिंपल इस फंडे में क्या करना है, जब आपको पता है कि B की वैल्यू एक 3 है और एक 4 है, ना ही 3 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इस केस में आपने क्या करना है, इस पूरी रेशो को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना 4 से, और इस पूरी रेशो को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। कहने का मतलब ऊपर वाली रेशो को आपने 4 से, जो दूसरी वाली B की वैल्यू थी, और इस वाली रेशो को आपने इस वाली B की वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 2 का क्या स्टूडेंट 8, सो 4 3 का क्या बन गया 12, सो नेक्स्ट 3 4 का स्टूडेंट क्या बन गया 12 और 3 5 का क्या बन गया 15। तो अब स्टूडेंट देखिए मेरे पास B की वैल्यू यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है 12 है। सो वी इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। तो क्या बनेगा मेरा इस केस में आंसर, 8:12:15। होप आपको ये तीनों कंसेप्ट पता चल गए होंगे कि मैंने कैसे भी, अगर मुझे मोर देन एक रेशो दे रखा हुआ है और 2 रेशो सिंपल दे रखा है, तो मैं उसको कैसे आपस में, अगर मुझे तीनों का मिक्सचर बोल रहा है तो मैं कैसे इजीली फाइंड कर सकता हूं। अभी तक मैं बात कर रहा था कि 2 अगर दिए हो, चाहे 3 भी दिए हो, फिर भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। प्लीज इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। कोई भी आपको स्टूडेंट डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, अभी तो मैं 2 को कंपेयर कर रहा था, अगर 2 की जगह 3 आ जाए, जैसे ये देखो A/B दे रखा हो जैसे 1:2, B/C दे रखा हो जैसे 3:4 और C/D दे रखा हो आपको स्टूडेंट 4:7, क्लियर। अब देखिए मुझे AB BC CD, अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है फाइंड, आपको ये भी पूछ सकता है A/B/C/D बता, जहां आपसे स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि भाई सिंपल मुझे A/B
डी बता दे। क्लियर? तो काफी इजी है। क्लियर? ये वाला तो काफी इजी है कि अगर ए रेशो डी उसने पुट कर दिया आपको। क्लियर? अब देखिए, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको ये 3 दे रखे तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, कम से कम मिनिमम आपको ये बताना होगा। क्लियर? और इस केस में क्या होता है कि जैसे वो कल को कि जैसे यहाँ पे मैंने डी तक लेके गया, वो डी रेशो ई भी बोल दे और आपसे क्वेश्चन पुट कर दे कि मुझे ए रेशो ई, तो फिर तो मैं ये जेन्युइन है कि ऐसा पूछेगा। बट अगर 3 दे रखी है तो वैसा आपसे पूछ सकता है, ये नॉर्मल बात है। क्लियर? अब इस केस में देखिए कि आपने क्या करना है, सिंपल। अब स्टूडेंट देखिए कि आप अभी इसको भूल जाइए कि ये क्या है, सी रेशो डी मुझे नहीं पता क्या है। सिंपल आप इसकी अगर बात करो कि ये क्या, फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि करना क्या। अब देखिए स्टूडेंट, बी को सेम करना है। ये 2 है बेटे, ये 3 है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सर ने हमें बता रखा है कि इस केस में 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, 3 के टेबल पे 2 नहीं आता, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि इस पूरे को भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर भाई मेरे पास वैल्यू बन गई 3:6 और नीचे मेरे पास वैल्यू बन गई 6:8। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास A रेशो B रेशो C, स्टूडेंट मेरे पास क्या बन गया, 3:6:8। गाइस मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप ये बना लिया होगा, आपने आपको पता लग गया होगा कि हाँ भाई ये क्या है। क्लियर? अब देखिए मेरे पास C रेशो D है, वो कितना है, 4:7। अब देखिए डजंट मैटर कि ऊपर 3 दे रखी, नीचे 2 है, कोई चक्कर नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में स्टूडेंट कॉमन है C। क्लियर? तो मुझे C को सेम करना है। अब C की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 8 है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 4 है, तो ये भी इजी है। ये टाइप सेकंड थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी थी। तो अब देखो 4 के टेबल पे 8 आता है, कब, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो मैं सिर्फ इसको चेंज नहीं करूंगा, अब इसी को चेंज करूंगा। तो 4 2 का 8, तो 7 2 का 14। तो अब देखिए बच्चे मेरे पास क्या बनने वाला आंसर, तो मेरे पास C की वैल्यू यहाँ पे भी 8 है, अब यहाँ पे भी 8 आ गई है। A की वैल्यू मुझे क्या 3, B की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, C की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 8, तो D की बच्चों वैल्यू क्या है 14। तो मैंने इजीली आंसर निकाल लिया कि A B C D मेरे पास क्या है 3:6:8:14। क्लियर? और साथ में मैं आपको इसका एक और मेथड बता देता हूं कि जो सिंपल है। अब देखिए मुझे दे रखा था A रेशो B की वैल्यू स्टूडेंट दे रखी थी मेरे पास 1:2, B रेशो C दे रखा था 3:4 और C रेशो D दे रखा था मेरे पास 4:7। अब देखिए कि ये भाई रेशो क्या होता है, बेसिकली A रेशो B का मीनिंग क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B और BC को B/C/D। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो B से B कट गया, C से C कट गया, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पे कर दूंगा। देखो जब आपने एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो डायरेक्टली आप B से B कट, C से C कट, ऐसे ही आप इनको भी कटिंग कर सकते हो अगर ये कटिंग हो रहे हैं तो। ठीक है? तो मैं एक बार यहां पे लिखूंगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा 1:2, 3:4 और स्टूडेंट क्या है 4:7। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, देखो 4 से 4 कट हो गया, ऊपर भाई क्या बचा, देखो ये सारा कट हो गया था, यहाँ पे सिर्फ बच रहा था A/D और यहाँ पे भाई ऊपर है 3 और 4, 2 into 7 क्या हो गया भाई 14। तो आप लिख सकते हो कि A/D की वैल्यू क्या है मेरे पास 3:14। तो आपको अगर सिंपल उसने इतना बड़ा क्वेश्चन देके और आपसे सिंपल उसने पूछा कि A/D क्या होगा, तो वी डू नॉट नीड, ये हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली इस फंडे को लगा के अपनी वैल्यू क्या निकाल लूंगा, A/D की वैल्यू इजीली फाइंड कर लूंगा। तो वो मेरे पास क्या स्टूडेंट आ गई, देखो 3:14 और देखो यहाँ पे भी क्या था 3:14 ही था। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा कि AD की वैल्यू क्या है 3:14। तो इसको स्टूडेंट नोट करिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा इसको सुनना, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। सो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्या है कि देखिए समटाइम्स हमें ऐसा भी मिलता है A/2
इक्वल्स टू बी अपॉन 3 इक्वल्स टू सी अपॉन 5 और आपसे पूछता है कि फाइंड भाई क्या ए रेशो बी रेशो सी बताओ भाई क्या। इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। मैं ट्रिक पहले बता देता हूं। जब भी ऐसा दिया हो, ठीक है, कि ए अपॉन समथिंग बी अपॉन समथिंग सी अपॉन समथिंग, ठीक है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट इसकी रेशो भी क्या होती है, ए भाई क्या होगी इनकी, डायरेक्ट इसका आंसर होगा 2:3:5। डायरेक्टली आपने पुट कर देना। अगर ऐसा जब भी आपको दिखेगा तो इसका आंसर क्या है, यही है, ठीक है। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या बनेगा 2:3। अब मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो इसमें b बाय सी क्या बनेगा 3/5। अब देखिए स्टूडेंट, b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, तो वही फंडा जो मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 बताया था। तो वही क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 2:3:5, जो मैंने आपको ट्रिक डायरेक्टली बता दिया और प्रूव भी कर दिया कि ये क्यों होगा, आपको पता लग गया होगा। क्लियर? इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। सो मैं नेक्स्ट आपको दूसरा भी कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आपकी स्पीड पेपर में काफी इनहांस होगी, ठीक है, अगर आपको ये चीजें पता होंगी। तो अब देखिए, अगर ऐसा हो 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c और अब आपसे पूछा हो कि फाइंड ए रेशो बी रेशो सी बताओ भी क्या होगा। अगर आपको ऐसा दे रखा हो, ये भी सिंपल है, ठीक है, इसका भी ट्रिक बता दूंगा। पहले आपको कंस्ट्रक्ट पे काम करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, सिंपल हम दो को लेंगे, पहले इन दोनों को लेते हैं। तो देखो 2a इक्वल टू 3b, सो a अपॉन b स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 3/2। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं, 3b इक्वल्स टू 5c, सो b बाई सी मेरे पास बच्चों क्या बन गया 5/3। क्लियर? अब देखिए वही यहाँ पे b की वैल्यू 2 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है। तो ना ही 2 के टेबल पे 5 आता है और ना ही 5 के टेबल पे 2 आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2 से। तो ये मेरे पास क्या बन गया, अब देखो 3 5 का 15, 5 2 का 10, और इसकी अगर बात करूं b बाई सी, तो ये 5 2 का 10 और 3 2 का क्या भाई 6। तो मैंने आपको पहले बोला था, ये नहीं है कि आप सिंपल इसी को मल्टीप्लाई कर लो और इनको छोड़ ही दो, ऐसा नहीं है। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे पूरी की पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे। तो अब देखो बच्चों, b की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई 10। तो अब मैं क्या लिखूंगा, a की वैल्यू 15, b की है 10 और c की मेरे पास बच्चों क्या है 6 आ गई। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर? और इसको नोट करो वीडियो पॉज करके। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, जैसे मैंने उसमें बताया था, उसमें भी आप विदाउट ऐसा करने के बगैर ही आप इसका आंसर निकाल पाओगे। क्लियर? तो देखिए वो क्या है, सिंपल स्टूडेंट क्या है कि आपको जो भी इनके साथ ये जो वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी, इनके साथ जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू है, ठीक है, तो कोफिशिएंट है, इनको आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 2 3 5। सो 2 3 5 का एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सभी को पता है वो क्या होगा 30 होगा, ठीक है, 60 30 90 कुछ भी ले लेना, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 का एलसीएम क्या होता है 30। अब मैं डायरेक्टली, जब मैंने इनका एलसीएम निकाल लिया, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि भाई ए बी सी की रेशो क्या होने वाली है। देखो भाई ए की वैल्यू क्या होगी 30 डिवाइड बाय 2 करिए, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई 15, देखो 15 ही था। सो 30 डिवाइड बाय 3 करिए तो क्या बच्चे बन जाएगा मेरे पास 10 बन गया। सो 30 डिवाइड बाय आप 5 करिए तो मेरे पास क्या बन गया 6 बन गया। तो देखिए स्टूडेंट वही आ गया 5 10 16 जो आपने एक कंसेप्ट से सोल्व करा था। क्लियर? तो काफी छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करता हूं। ओके, सो मैं इसे रेज करता हूं। अब देखिए
जैसे हमें दे रखा हो कि A/B है 2/3 और उसने क्या बोला हो, फाइंड करने के लिए बोला हो, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला हो कि A प्लस, ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 5/3 लिख लीजिए, A प्लस B A माइनस बी। आपको इसकी वैल्यू पूछी हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में मैंने क्लास से कहां से स्टार्ट करी थी, आपकी यहीं से करी थी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि A के भाई 5 पार्ट है और B के कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं। क्लियर। अब देखिए कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A 5x है, B स्टूडेंट क्या है 3x। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये भी कह सकता था पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B 5 3, तो आपका आंसर फिर भी सही आएगा, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपकी गलती हो जाएगी अगर मैंने आपको ये ना बताया। क्लियर। अब देखिए, अब मैं इंस्टेड ऑफ 5 3 में क्या फिल करूंगा, A की वैल्यू 5x करूंगा और B की वैल्यू क्या करूंगा 3x करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5x प्लस 3x अपॉन 5x माइनस 3x। तो ऊपर स्टूडेंट आ गया 8x, नीचे आया था 2x, x के साथ x कट गया तो मेरे पास क्या बन गया 4/1। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका आंसर क्या होगा भाई 4। अब देखिए इसमें देखो लास्ट में x से x भी कट हो गया, तो मैंने क्यों आपको ऐसा बताया कि आपको एक आदत पड़ जाए, हैबिचुअल आप हो जाओ कि भाई जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, वैल्यू फिलिंग करनी होगी तो मैं कुछ ऐसे करके करूंगा। क्लियर। क्योंकि इसमें देखो कि पावर 1 थी यार, ठीक है, इसमें पावर थी 1। आपको पता ना कुछ भी ना हो तो पावर क्या होती है 1। तो भाई हमें ये भी पता है कि इनका जो भी तो फैक्टर था वो कॉमन था, ठीक है, जो x था वो कॉमन था। वो देखो ऊपर था प्लस, नीचे था माइनस, ठीक है। प्लस माइनस होता, चाहे प्लस प्लस होता, चाहे माइनस माइनस होता, कोई दिक्कत नहीं आनी थी और पावर सेम थी सभी की। क्लियर। दिक्कत कब आती है कि जब ऊपर प्लस दे रखा हो, नीचे मल्टीपल का ऑपरेशन हो, ठीक है। वो अभी आपको नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो जब आपको भी ऐसा दिखे कि भी पावर सेम है, ठीक है, और प्लस माइनस 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 से प्लस प्लस है, तो भाई हमें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या करते, डायरेक्टली आप a की जगह 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, ऊपर 8 स्टूडेंट नीचे 2, तो मेरा आंसर क्या होना था भाई 4। अब देखिए मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, वो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। क्लियर। सो देखिएगा, अब आपको ये ना देखे, आपको क्वेश्चन यही देके आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ भाई 2ab अपॉन a प्लस बी की वैल्यू बताओ, 2ab अपॉन a प्लस बी की वैल्यू बताओ। अब देखो स्टूडेंट, अगर तो आपने ऐसा करा कि भाई a की वैल्यू हम कर देते हैं भाई 5, b की वैल्यू 3 और नीचे 5 प्लस 3 8, ये कितना हो जाएगा 10 and 3 30 और नीचे क्या बन गया 8। तो आप अगर ऐसा अपना आंसर बताओगे तो वो स्टूडेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए बिकॉज देखिए, अब देखो 5x और 3x अगर मैं फिल करता हूं 2 इंटू 5x इंटू 3x अपॉन 5x प्लस 3x, तो देखिए स्टूडेंट ऊपर क्या हो गया 30x स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है 8x है, x के साथ x कट गया और मेरा आंसर क्या आ गया 15/4x, नॉट 15/4। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा भाई कि मेरा आंसर ये ना हो कि मेरा आंसर क्या होगा 15/4 into x। ठीक है, सो इन चीजों का स्टूडेंट ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया था तो इसमें दिक्कत क्रिएट करेगा। सो तभी मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो, वैल्यू फिलिंग करनी हो, तो आप इसकी हेल्प ले लो, तो उससे आपको क्लियर कट फंडा मिल जाएगा। हाँ भी क्या है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। क्लियर, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस है ऊपर मल्टीप्लाई है तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। ठीक है, आंसर आपका तभी बनेगा जब पावर सेम होंगी और दोनों ऑपरेशन प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस, अगर एक भी ऑपरेशन डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमिनेटर हो, मल्टीप्लाई का आ गया तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। क्लियर, तो इसको स्टूडेंट नोट करिए, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं बार बार वीडियो स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि अगर तो मैं आपकी वेट करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेंथ काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप भी बोर होगे, तो आपके पास तो ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज करके उसको
नोट कर सकते हो। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो अब देखिए आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं A रेशो B प्लस C दे रखा हो आपको 3:8 और आपको B रेशो A प्लस C दे रखा हो 2:9 दे रखा हो। स्टूडेंट देखिए, और आपसे पूछा गया हो फाइंड A रेशो B रेशो C बाई क्या होगा। ठीक है, आपको ऐसा दे के आपसे ये पूछा गया हो कि ABC की वैल्यू क्या होगी। अब इस केस में आपने क्या करना है बच्चों, देखना। अब देखिए मुझे पता है कि इट मीन्स कि A रेशो B प्लस C 3:8 है, मीन्स कि A की वैल्यू है 3 और BC की वैल्यू क्या है भाई 8। इस केस में B की वैल्यू क्या है 2 और AC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 9। ठीक है, तो अब आपने इस केस में क्या करना है, ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई मेरा इसमें भी A B C है, इसमें भी A B C ही है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस A B C का सम कितना बन रहा है, ये 8 प्लस 3 बाई कितना बन रहा है 11। इसमें भी देखो A B C का सम कितना बन रहा है 9 और 2 बाई कितना बन रहा है 11 ही बन रहा है। देखो इस केस में तो क्या हो गया कि सेम ही मिल गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, देखिए अब A की वैल्यू देखिए, A की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो सीधा मैं लिख दूंगा कि A की वैल्यू क्या है भाई 3। और मेरे पास B की वैल्यू भी क्या है, B की वैल्यू सीधे डायरेक्ट मुझे पता है क्या है भाई 2। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपको A की वैल्यू पता लगी है 3 और आपको पता है कि A प्लस C इक्वल टू क्या है भी, A प्लस C इक्वल टू क्या है 9। हमें A की वैल्यू पता है कि A की वैल्यू कितनी 3 है, तो वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो मुझे पता है A C अगर 9 है तो उसमें से A की वैल्यू अगर 3 है तो C भाई मेरे पास क्या आ जाएगा यार, C मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा कि C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। तो अब चाहे काउंट कर लो, ये भी 11 बनता होगा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 क्या होगा इक्वल टू 11। ये तो होगा भी काफी इजी कि आपको दोनों का सम पहले ही सेम मिल गया। क्लियर, अब हम वो करते हैं कि जिसमें सम दोनों का क्या होगा डिफरेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे तो वो देखना। इस केस में स्टूडेंट देखना, हम इनका सम अलग कर देंगे। इसमें हम वैल्यू बना लेते हैं, हम ये बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे करिए, इसको 10 कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, A रेशो B प्लस C की वैल्यू बन गई 3:5 और B रेशो A प्लस C की वैल्यू क्या बन गई 2:10। ठीक है, तो आप अब देखो, ये मत कहना कि सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख लो, मैंने तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। अब देखो भाई A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है भाई 8 इस केस में, इस केस में वैल्यू क्या है भाई 12। इस केस में वैल्यू 8 है और इस केस में वैल्यू क्या है 12। देखो भाई है तो ये भी A प्लस B प्लस C और ये भी ABC है, तो वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू को पहले मैं क्या करूंगा सेम करूंगा। अब स्टूडेंट देखिए कि ये भाई 8 है ये 12 है, इन दोनों का कॉमन, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा एलसीएम देख लूंगा कि भाई 8 और 12 का एलसीएम क्या है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट 24 होता है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है 24। तो मैं सिंपल दोनों को क्या बनाऊंगा 24 बनाऊंगा। तो मुझे पता है कि 8 को 24 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटू 3 और 12 को 24 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटू 2। तो इट मींस कि भाई अब मैं क्या करूंगा 3 को भी 3 से करूंगा और 5 को भी 3 से करूंगा। 3 का स्टूडेंट क्या होगा मेरे पास 9, 5 का बच्चों क्या हो गया 15। तो अब मैं 2 को 2 से किया तो मेरे पास बन गया 4 और 10 को 2 से किया तो मेरे पास क्या बन गया 20। तो देखिए
15 प्लस 9 इक्वल टू 24, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। तो सारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। तो वैल्यू भाई सेम होगी, तो अब मैं इजीली एबीसी की वैल्यू लिखूंगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए की वैल्यू 9 है। तो बच्चों बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4, तो यहाँ पे मैं बेटा लिखूंगा बी की वैल्यू 4। तो वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ सी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन एनी इक्वेशन। क्लियर। अब देखो, चाहे आप इसमें ए की वैल्यू फिल करके सी निकाल सकते हो, चाहे आप इसमें बी की वैल्यू फिल करके आप सी निकाल सकते हो, आपकी विषय। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए की वैल्यू 9 है और ए प्लस सी आपको पता है 20 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस सी इक्वल टू 20 है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है और मेरे पास ए की वैल्यू 9 है। तो बच्चों मेरे पास सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट 11। क्लियर। चाहे इनका सम टोटल कर लो, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 11 इक्वल टू क्या होगा 24। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए। बिल्कुल जो आज वाली क्लास है बिल्कुल आपकी फाउंडेशन क्लास है, बेसिक क्लास है। क्लियर। तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके। सो नेक्स्ट इसी की टाइप एक और है, उस पर मूव करते हैं। आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। अब देखिए, समटाइम ऐसे दिया होगा, अगर मैं बात करूं तो इसमें दे रखा होता आपको, जैसे ऐसे दे रखा होता ए प्लस बी, बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए। इसकी आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। मैं वैल्यू देखता हूँ क्या लिखनी है। इसमें 5:7:8 और आपसे पूछेगा कि फाइंड, कुछ भी पूछेगा कि फाइंड ए की वैल्यू बता दो, चाहे बी की वैल्यू बता दो, चाहे सी की वैल्यू बता दो, चाहे तीनों की। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे रेशो बताओ यार, ए बी सी की रेशो क्या होगी। क्लियर। तो चाहे आपसे इंडिविजुअल वैल्यू पूछ सकता है कि ए बी सी, ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि वो पेपर का लेवल क्या था। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपली मुझे पता है कि a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए। इट मीन्स क्या है भाई, इनको ऐड कर सकता हूं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो a कितनी बार है 2, b भी कितनी बार 2, c भी कितनी बार है 2। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इनको स्टूडेंट अगर मैं ऐड करता हूं तो 5 7 12, 12 और 8 कितने हो गए भाई 20। तो मेरे पास सिंपली भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई भाई 20। जब a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 20 है, ठीक है, तो मैंने अगर सिंपल इनमें से मैं अगर आपको ये बताऊं कि भाई मैंने a की वैल्यू निकालनी है, तो भाई मुझे ये भी पता है कि bc की वैल्यू क्या है भाई, bc की वैल्यू 7। तो भाई मैं सिंपल, मुझे पता है bc इक्वल टू 7 है और ab से मिलकर कितना है 20। तो भाई मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 13 आ जाएगी। कोई कहता नहीं सर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, सॉरी स्टूडेंट, ये 2 1 पे, ये 10 पे कटिंग हो गया था। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 20 क्या होगा 10। तो यहाँ पे 10 में से 7 गए तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास में क्या होता है, क्लास में होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हमें पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। अगर इन केस कोई अगर मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अब देखिए a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 3। तो अब देखिए अगर कोई कहता है कि c की वैल्यू निकालनी है, तो abc हमें पता है इक्वल टू 10 है। अब c की अगर वैल्यू मैंने निकाली तो मुझे ab माइनस करना होगा। तो ab की बच्चों वैल्यू क्या है, ab की वैल्यू है 5। ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू क्या है 5। सो वो इजिली गेट c भाई मेरे पास क्या होगा, अगर मैं 10 में से 5 निकाल दूं तो ये तो भाई कट होगा, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसी तरह आप b की वैल्यू भी निकाल के तो आप क्या कर सकते हो, तीनों की रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक रहते हैं। ठीक है। बेसिक किया हमने और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने वो भी आपसे डिस्कस करे। ठीक है। अब जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और कोई कंसेप्ट होगा तो उसको भी हम साथ में
कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट यही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कंसेप्ट अगर पता लगते हैं, ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।